जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। तो आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाली सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वरावली रजाखानी गत की है। रजाखानी गत की स्वरावली को पहचानना है आपको, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है जी। डा डिर 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 डा र डा र डा। ठीक है जी। तो ये आपका है रजाखानी गत की स्वरावली। ठीक है। व्याख्या इसका देख लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, डा डिर 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 डा र डा, ये स्वरावली रजाखानी गत की है। देखिए, रजाखानी गत गुलाम रजा ने इसके आविष्कार किया था। तराना आदि के आधार पर मध्य लय द्रुत लय की गतें बनाई गई। ठीक है जी। इन गतों में मिजराब के बोल निश्चित नहीं होते तथा न ही इनको प्रारंभ करने का कोई निश्चित स्थान होता है। ठीक है। रजाखानी गत को द्रुत लय में गाया जाता है। आधुनिक कलाकार उन्हें मस्जिद खानी और रजाखानी की अपेक्षा विलंबित गत तथा द्रुत गत कहना अधिक उचित मानते हैं। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, आपको सुमेलित करना है इसमें। तो सुमेलित करना है तो इसमें देख लीजिए आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए, इसमें लिख रहा है, देखिए, महबूब खान। महबूब खान किससे संबंधित है? तो महबूब खान, देखिए, महबूब खान का संबंध है कौन से घराना? महबूब खान का है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महबूब खान का अतरौली घराना। ठीक है जी, अतरौली घराना। ठीक है। और खादिम हुसैन खान, इनका घराना क्या है? तो खादिम हुसैन खान का घराना है आगरा घराना। ठीक है जी, ये आगरा घराने के हैं। और निसार हुसैन खां, इनका घराना क्या है? तो इनका घराना है सहसवान घराना। ठीक है। और अमन अली खान का घराना है भिंडी बाजार घराना। ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 3, उसके बाद आपका 4, उसके बाद आपका हो गया 2, उसके बाद इसका 1 हो गया। ठीक है। तो 3 4 2 1 कहाँ है? तो आपका है बी में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसमें देखिए पूछा है, इसमें भी सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित करना है तो मस्जिद खान, मस्जिद खान का, जो मस्जिद खान जी हैं, इनका कौन सा वाद्य यंत्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा मस्जिद खान जी सितार बजाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको आमिर खान जी क्या बजाते हैं? तो आमिर खान का वाद्य यंत्र का नाम है सरोद। आमिर खान जी सरोद बजाते हैं। दाबिर खान जी क्या बजाते हैं? तो दाबिर खान बजाते हैं आपका बीन बजाते हैं। ठीक है। उसके बाद बुंदू खान क्या बजाते हैं? तो सारंगी। ठीक है जी। तो बुंदू खान सारंगी बजाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद आपका हो जाएगा 2, उसके बाद 1। 4 3 2 1 कहाँ है? तो 4 3 2 1 ए में है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल 4 नंबर पूछा जा रहा है, सही क्रम को चुनिए। तो सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम कौन सा है जी? तो सही क्रम देखिए, गुलाम अब्बास, उसके बाद फयाज खान, उसके बाद जो है आपका डी जोशी। ठीक है। तो इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। सही व्याख्या पढ़िए इसकी, गुलाम अब्बास फयाज खान डी जोशी। फयाज खान, देखिए इसमें आपको देखा जाएगा, फयाज खान, इनका जन्म देखिए 1886 में हुआ, सिकंदराबाद आगरा में हुआ था। इनके पिता सफदर हुसैन खां थे। फयाज खां संगीत की शिक्षा गुलाम अब्बास खां से सीखा। संगीत गायन में ये ख्याल, ध्रुपद और ठुमरी गाया करते थे। ठीक है। इनको प्रसिद्ध पुरस्कार कौन कौन मिला? तो ज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। उसके बाद आफ्ताब ए मौसीकी से सम्मानित किया गया इनको। इन्हें इन्हें इनकी मृत्यु देखिए, इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1950 को हुई थी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक नहीं है? तो सरोद वादक इसमें देखिए, इलियास खान सरोद वादक नहीं है, जबकि बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खान और उमर खान ये सरोद बजाते हैं। इलियास खान नहीं बजाते हैं। ठीक है। देखिए, इलियास खान सरोद वादक नहीं है। बुद्धदेव दास, देखिए बुद्धदेव दास
गुप्ता अमजद अली खान उमर खान सरोद वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान देखिए, इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ और आपको जो है कि ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता उस्ताद हाफिज अली खान थे, विख्यात सरोद वादक थे। ठीक है, इनके पितामह ने रबाब को वर्तमान सरोद में परिणत किया है। 1970 में इनको यूनेस्को अवार्ड तथा 1971 में द्वितीय एशियाई रोस्टम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1975 में देखिए, 1975 में भारत सरकार ने पद्मश्री से इनको सम्मानित किया था। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कथन और कारण दिया है तो आपको इसमें पढ़ना। देखिए कथन क्या दिया है, कथन दिया है मारवा एक संधि प्रकाश राग है। देखिए मारवा एक संधि प्रकाश राग है, मारवा एक संधि प्रकाश राग है। देखिए और उसके बाद आपको देखिए ये सही है, मारवा संधि प्रकाश राग है और मारवा में रे कोमल और धा शुद्ध लगता है। देखिए मारवा जो होता है, मारवा थाट से उत्पन्न है और मारवा में ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र और बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो देखिए रे कोमल कहा रहा है और धा शुद्ध, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही थे। देखिए ए हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही। ठीक है, व्याख्या इसका आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल इसमें है कि मिस्त्री सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है। मिस्त्री सिंह जो होते हैं, मिस्त्री सिंह जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो रुद्र वीणा वादक थे। ठीक है जी, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है मिस्त्री सिंह रुद्र वीणा वादक, मिस्त्री सिंह रुद्र वीणा वादक हैं। ठीक है, इसमें लिख रहा है रुद्र वीणा, इस वीणा को बीन भी कहा जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा टुकड़ा हुआ स्ट्रिंग उपकरण है। ठीक है जी, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में खेला जाने वाला बीड़ा का प्रमुख प्रकार है। इसमें लकड़ी बांस से बने लंबे ट्यूबर के शरीर होते जो लंबाई में 54 से 62 इंच लंबे होते हैं। रुद्र बीड़ा में 4 मुख्य तार और चिकारी तार होते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्याण थाट से नहीं है। कल्याण थाट से नहीं है तो आप देख लीजिए, कल्याण थाट की बात करें तो देखिए इसमें मध्यम तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है जी, तो श्याम कल्याण कल्याण थाट से उत्पन्न है, शुद्ध कल्याण भी कल्याण से उत्पन्न है और केदार भी आपका कल्याण से उत्पन्न है, लेकिन बिहाग जो होता है बिलावल थाट से उत्पन्न होता है, जिसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। लिखा गया है बिहाग कल्याण थाट का न होकर बिलावल थाट से उत्पन्न होता है, बिहाग राग बिलावल थाट का है। जाति इसकी क्या होती है, तो जाति इसकी आडव संपूर्ण है, वादी स्वर गंधार संवादी निषाद है। इसके आरोह में ऋषभ और दैवत वर्जित होता है, इसलिए इसके आरोह की जाति औडव होती है। और न्यास का स्वर गंधार पंचम और निषाद होता है और गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कौन सा लोकगीत बंगाल का नहीं है। तो बंगाल का देखिए सारी गान बंगाल का है, झूमर गान जो है बंगाल का है, जारी गान बंगाल का है, लेकिन बिहू बंगाल का नहीं है। ठीक है जी, बिहू देखिए बिहार का है। ठीक है, बिहू असम बिहार का होता है। इसमें पढ़ लीजिए, इसमें पढ़िए व्याख्या। व्याख्या में लिख रहा है बिहू बंगाल का नहीं, यह असम का लोकगीत है। बंगाल का लोकगीत गंभीरा है, कीर्तन है, मनरसिया है, सारी गान है, झूमुर है, झूमुर गान, जारी गान है, बाउल है। असम का देखिए बिहू नाग नृत्य है, नट पूजा है, झूमुरा है, बिहुआ है, महारास चौगम्बी है, कली गोपाल है, बोई साजू आदि, ये सभी असम के लोकगीत हैं। ठीक है जी, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल में लिखा जा रहा है, पूछा गया अगला सवाल में कि भारतीय संगीत में विचित्र बीड़ा वाद्य की शुरुआत किसने किया था। विचित्र बीड़ा का वादन जो है किसने शुरू किया, तो विचित्र बीड़ा आप जानते हैं तत्व वाद्य यंत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल अजीज खान। ठीक है जी, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। भारतीय संगीत में विचित्र बीड़ा वाद्य की शुरुआत अब्दुल अजीज खान ने किया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इनायत खान के शिष्य कौन थे। इनायत खान के शिष्य का नाम बताना है आपको, तो सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र किशोर राय चौधरी। ठीक है जी, वीरेंद्र किशोर राय चौधरी, आंसर डी सही है।
व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा जा रहा है, इनायत खान के शिष्य वीरेंद्र किशोर राय चौधरी थे। देखिए, इनायत खान सूफी पंथ के विख्यात गायक और बीड़ा वादक थे। इनायत खान, इनका जो है कार्य समय जो है 1882 से लेकर 1927। इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था। देखिए, इनके पिता रहमत खान थे। बाबा प्रोफेसर मौला बख्श भी विख्यात संगीतज्ञ थे। इनायत खान उत्तर व दक्षिण दोनों ही शैली में पारंगत थे। वे एक उत्तम कविता व संगीत शास्त्री भी थे। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी प्रज्ञानंद द्वारा लिखी गई है। प्रज्ञानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। प्रज्ञानंद द्वारा लिखा गया द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है जी, आंसर बी सही है। व्याख्या पढ़िए। स्वामी प्रज्ञानंद द्वारा लिखित पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक है। ठीक है जी। ओ गोस्वामी द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक लिखे हैं। सर सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक लिखे हैं। द म्यूजिक ऑफ इंडियन ओ गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा है, राग तरंगिणी में राग के वर्गीकरण के संबंध में कितने मेल बताए गए हैं। कितने मेल हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 12। आपको कमेंट करके बताना है कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिखा गया है कि राग तरंगिणी में राग के वर्गीकरण में 12 मेल बताए गए हैं। राग तरंगिणी 15वीं शताब्दी में लिखा गया और लोचन कवि इसके लेखक हैं। देखिए, 12 जनक थाटों में विभाजित किया गया है इनके द्वारा। इन्होंने 12 थाट भैरवी, तोड़ी, गौरी, केदार, ईमन, सारंग, मेघ, धनाश्री, पूर्वी, मुखारी, दीपक व कर्नाट तथा 12 थाटों से 75 जन्य राग बताए हैं लोचन कवि। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। चतुस्र जाति त्रिपुट ताल किसके समकक्ष हैं। चतुस्र जाति त्रिपुट ताल किसके समकक्ष हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा कहरवा। कहरवा। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। इसमें व्याख्या में लिखा गया, देखिए व्याख्या में लिख रहे हैं, चतुस्र जाति त्रिपुट ताल कहरवा ताल के समकक्ष है। त्रिपुट ताल 8 मात्रे की ताल है। ताल चिन्ह 100 है। कहरवा देखिए ताल 8 मात्रे की है। 2 विभाग होते हैं, मात्रा पर ताली एक मात्रा पर ताली तथा 5वां मात्रा पर खाली होता है। इस ताल में पेशकारा, कायदा, टुकड़ा, परन आदि बजाया जाता है। इसके ठेका के बोल देख लीजिए। ठेका का बोल है, धागे नती नकदी न। ठीक है जी। पहले मात्रा पर ताली और 5वें पर खाली। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है जी। ये सही नहीं है। पुरिया जो है सोहनी के संप्रकृति है। देश जो है तिलक कामोद की संप्रकृति है। केदार जो है कामोद की संप्रकृति है, जबकि मारवा बरवा के नहीं। ठीक है। देखिए सवाल इसका दिया गया है, इसकी व्याख्या में देखिए, मारवा और बरवा राग सुमेलित नहीं है। मारवा थाट का राग है। जाति इसकी साडो है। वादी कोमल ऋषभ और संवादी कोमल धैवत है। न्यास के स्वर कोमल ऋषभ कोमल धैवत है। इसके आरोह में पंचम स्वर को छोड़ देते हैं। गायन समय दिन का अंतिम प्रहर है और संप्रकृति राग इसका है पुरिया और सोहनी। बरवा की बात करें तो काफी थाट का राग है। काफी थाट का राग है, आप जानते हैं, काफी में गंधार और निषाद कोमल लगता है। ठीक है जी। जाति इसकी साडो संपूर्ण है। वादी कोमल ऋषभ है और संवादी पंचम है। गायन समय दिन का दूसरा पहर है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कुआड़ लय का लयकारी है। तो आड़ कुआड़ बियाड़ आप जानते हैं। तो आप देखिए कुआड़ में जो होता है 5/4, मतलब सवा गुण कहते हैं इसको। तो 5/4 देखिए आपको यहाँ है, मतलब 5 मात्रा को आप 4 में बोलते हैं। ठीक है। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। कुआड़ की लयकारी 5/4 है। सवा गुण कहते हैं इसको। आप 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ पे और 1 नीचे 4। ये देखिए 1.1/4 लय को कुआड़ी लय कहते हैं। इसमें हर मात्रा में 5 मात्राएं ली जाती है, अर्थात कुआड़ लय में 4 मात्राएं में
5 मात्राएं बोली जाती है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कौन सा राग कल्याण का प्रकार नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा जी? गोरख कल्याण। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए, इसमें व्याख्या पढ़िए। गोरख कल्याण कल्याण थाट का राग नहीं है। देखिए, गोरख कल्याण खमाज थाट का राग है और खमाज में कोमल निषाद लगता है और बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। देखिए, जाति इसकी साडव है, वादी मध्यम है, संवादी इसका षड्ज है। ठीक है जी, गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है। इस राग का कल्याण थाट से कोई संबंध नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में किराना घराना से संबंधित कलाकार का नाम बताइए। तो इसमें किराना घराने से संबंधित कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुरेश बाबू माने। व्याख्या पढ़ लीजिए। देखिए, किराना घराने से संबंधित कलाकार सुरेश बाबू माने हैं। ठीक है, किराना घराना देखिए अब्दुल करीम खान और वहीद खान इस घराने के सबसे प्रसिद्ध गायक हुए। इसी परंपरा में रोशन आरा बेगम, हीराबाई बड़ोदकर, गंगूबाई हंगल प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। वर्तमान में भारत रत्न 2008 में मिला था भीमसेन जोशी भी किराने घराने से हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। कथन और कारण दिया गया है, तो कथन और कारण इसमें पढ़ना है आपको। तो देखिए, सूर सिंगार वाद्य यंत्र की शुरुआत जाफर खान द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल सही है, सूर सिंगार वाद्य यंत्र की शुरुआत जाफर खान द्वारा की गई थी, सही है। जाफर खान रबाब बजाना नहीं जानते थे, तो ये गलत है जी। जाफर खान रबाब बजाना नहीं जानते थे, ये गलत है। ठीक है, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। अभी कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, यहाँ पे भी कथन कारण दिया गया है। अब देखिए इसको, देखिए आप यहाँ पे लिख रहा है कि उस्ताद मुश्ताक अली खान जयपुर के सेनिया घराने से हैं। देखिए, तो अब ये तो सही है बिल्कुल, उस्ताद मुश्ताक अली खान जयपुर सेनिया घराने से हैं, सही है। उस्ताद मुश्ताक अली खान जयपुर से में रहते थे, ये गलत है। ठीक है जी, घराने से थे लेकिन जयपुर में नहीं रहते थे। ठीक है, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध आलिया फतू क्या थे? तो प्रसिद्ध आलिया फतू, देखिए प्रसिद्ध आलिया फतू अली बख्श खान और फतेह अली खान प्रसिद्ध आलिया फतू थे। प्रसिद्ध आलिया फतू कौन कौन थे? तो अली बख्श खान और फतेह अली खान। ठीक है, पढ़ लीजिए इसकी। अली बख्श खान और फतेह अली खान ये थे आपका प्रसिद्ध आलिया फतू। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित स्वरावली किस राग से संबंधित है? किस राग से संबंधित है? तो देख लीजिए, स्वरावली है म प ग म ध प ग म प ग म रे सा। ठीक है जी, तो ये सही स्वरावली है राग कामोद का। ठीक है जी, राग कामोद आप बताइए कौन से थाट से उत्पन्न है? तो राग कामोद जो है कल्याण थाट का राग है। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। म प, इसमें देखिए तीव्र मध्यम लगा है, म प ग म ध प ग म प ग म रे सा, कामोद राग की स्वरावली है। ठीक है, कामोद राग कल्याण थाट से उत्पन्न है। जाति इसकी वक्र संपूर्ण है और वादी पंचम है, संवादी ऋषभ है, न्यास के स्वर है षडज ऋषभ पंचम। गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है। सम प्रकृति राग इसका राग हमीर है। बड़े गुलाम अली खान के पिता का नाम बताइए। तो बड़े गुलाम अली खान के पिता जी का नाम क्या है जी? तो अली बख्श खान। ठीक है जी, तो बड़े गुलाम अली खान जो है पटियाला घराने से थे, आप जानते हैं। इसकी व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया, देखिए बड़े गुलाम अली खान के पिता अली बख्श खान थे। बड़े गुलाम अली खान का जन्म 2 अप्रैल 1902 से 23 अप्रैल 1967 में लाहौर के निकट कसूस नामक स्थान पर पाकिस्तान में हुआ था। ये पटियाला घराने के कलाकार थे। असाधारण संगीत प्रतिभा व सुमधुर कंठ स्वर के अधिकारी थे। आरंभ में सारंगी बजाते थे, बाद में उच्च कोटि के गायक कलाकार बने। इनको भारत सरकार के द्वारा 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि सुदर्शनाचार्य शास्त्री किनके शिष्य थे? सुदर्शनाचार्य शास्त्री किनके शिष्य थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा अमृत सेन के। ठीक है जी, अमृत सेन। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है सुदर्शनाचार्य
अमृत सेन के शिष्य थे। ठीक है, इनायत खान सूफी पंथ के विख्यात गायक व बीड़ा वादक। इनायत खान पठान, देखिए 1882 से 1927 तक इनका काल है। तो इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था। देखिए इनके पिता रहमत खान व बाबा प्रोफेसर मैला बख्श भी विख्यात संगीतज्ञ थे। इनायत खान उत्तरी दक्षिणी दोनों संगीत में पारंगत हासिल किए थे। देखिए संगीत के साथ साथ इन्हें शिक्षा प्राप्त करने में भी रुचि थी तथा ये एक उत्तम कवि संगीतज्ञ शास्त्री थे। इन्होंने संगीत की कई ग्रंथों की रचनाएं की है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं कि सितार में 3 तुम्ब का प्रयोग कौन करते थे। सितार में 3 तुम्ब का प्रयोग कौन करते थे, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अमृत सेन। ठीक है जी, अमृत सेन। व्याख्या पढ़ लीजिए। सितार में 3 तुम्ब का प्रयोग अमृत सेन करते थे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि पश्चिम का कौन सा नोटेशन सिस्टम, पश्चिम का कौन सा नोटेशन सिस्टम हिंदुस्तानी संगीत के नोटेशन सिस्टम के समान है, तो सही उत्तर हो जाएगा सोल्फा नोटेशन। क्या जी, सोल्फा नोटेशन। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है पश्चिम संगीत का सोल्फा नोटेशन हिंदुस्तानी संगीत के नोटेशन के समान है। सोल्फा स्वरावली प्रसिद्ध सोल्फा स्वरावली प्रसिद्ध इस पद्धति के अंतर्गत स्वरों के नाम डोरे मी फा सोल ला सी। ठीक है जी, सा रे ग म प ध नि सा। भारतीय संगीत में सा रे ग म प ध नि, अर्थात नी को आप सी कहते थे और ध को ला कहते थे, सा को डो कहते थे, रे को रे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको याद करना चाहिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है राग नंद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस श्रेणी के अंतर्गत रागनंद आता है, तो सही उत्तर हो जाएगा संकीर्ण राग है, राग संकीर्ण है रागनंद। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। रागनंद संकीर्ण राग की श्रेणी में आता है। राग नंद कल्याण थाट से उत्पन्न है, जाति इसकी साडो संपूर्ण है, वादी षडज है, संवादी इसका पंचम है। देखिए आरोह में इसके ऋषभ को वर्जित करते हैं, न्यास का स्वर है षडज पंचम, गायन समय रात्रि का दूसरा पहर। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कौन से महान संगीतकार पंडित गिरिजा शंकर चक्रवर्ती के शिष्य थे। महान संगीतकार गिरिजा शंकर चक्रवर्ती के शिष्य कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा एस.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन। ठीक है जी, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। महान संगीतकार पंडित गिरिजा शंकर चक्रवर्ती के शिष्य एस.डी. बर्मन थे। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस पहलू में इसकी महिमा की अभिव्यक्ति है। ठीक है जी, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सेक्युलरिटी, सेक्युलरिटी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस पहलू में इसकी महिमा की अभिव्यक्ति है, तो सेक्युलरिटी। ठीक है जी, सेक्युलरिटी। व्याख्या पढ़ लीजिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत की महिमा की अभिव्यक्ति सेक्युलरिटी में की गई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी विद्या ओपेरा का पर्याय है, कौन सी विद्या ओपेरा का पर्याय है, तो सही उत्तर हो जाएगा बैले, बैले। ठीक है जी, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। ओपेरा का पर्याय बैले है। देखिए कथन और कारण पढ़िए, तो कथन और कारण हम इसमें पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, कथन में लिख रहे हैं कि एक अच्छे संगीतकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रोपोर्शन, सिमेट्री, हार्मनी, बैलेंसिंग, वेराइटी, स्टेबिलिटी, इंट्रिकेसी और इमोशनल वैल्यू का ज्ञान होने पर ही संगीत की रचना करे। ये बिल्कुल गलत है, ये सभी ज्ञान उसको होना चाहिए। कह रहा है इन सबका ज्ञान नहीं रखने वाला संगीतज्ञ भी संगीतकार बन सकता है, तो ये भी गलत है। ठीक है जी, तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ए और आर दोनों गलत किस में दिया है, ए और आर दोनों गलत है, आपको सी में दिया है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने थाट प्रचलित हैं, तो आपको पता है कि 10 थाट हैं। देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, आप तो जानते हैं इसको। देखिए भातखंडे जी 10 थाटों का जो है प्रचलन किए थे। देखिए हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से 10 थाटों का ही प्रचलन है।
थाट देखिए, प्राचीन समय से ही रागों को वर्गीकृत करने की प्रथा चली आ रही थी। रागों को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत किया गया है, जैसे जाति के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण, मेल या थाट के आधार पर। साधारण बोलचाल की भाषा में थाट का अर्थ होता है ढांचा तैयार करके मकान बनाना। हिंदुस्तानी संगीत में रागों की आवश्यकता के अनुसार थाटों की संख्या घटती बढ़ती रही, परंतु थाट पद्धति को व्यवस्थित करने का कार्य पंडित भातखंडे जी ने किया था। तथा गणित के आधार पर 32 थाट माने थे, और 32 थाटों में से केवल 10 थाट ही प्रमुख माने गए। बिलावल, कल्याण, खमाज, मारवा, भैरव, काफी, भैरवी, असावरी, पूर्वी, तोड़ी। ठीक है जी, तो ये 10 प्रमुख थाट माने गए हैं। कमेंट करके बताइए वेंकट मक्खी जी कितने थाट माने हैं। ठीक है जी, इसमें लिख रहा है, सवाल पूछा गया है कि मनी प नी म प गामा नी प गामा रेसा मगा म प स्वरावली किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये स्वरावली? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सुहा कान्हड़ा राग से। ठीक है जी, राग सुहा कान्हड़ा। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए, म नी प नी म प गम नी प गम रेसा मग म प स्वरावली सुहा कान्हड़ा राग से संबंधित है। देखिए, सुहा कान्हड़ा जो है काफी थाट से उत्पन्न है, जिसमें गंधार निषाद कोमल लगते हैं। जाति इसकी आडव संपूर्ण है, वादी मध्यम है और संवादी षडज है। गायन समय दिन का दूसरा पहर है। इस नायकी कान्हड़ा काफी थाट का राग है। जाति इसकी साडो साडव है, वादी मध्यम संवादी षडज है और गायन समय मध्य रात्रि है। ठीक है जी, अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि जयजयवंती किस श्रेणी का राग है? जयजयवंती किस श्रेणी का राग है? तो परमेल परवेशक राग है। ठीक है जी, परमेल परवेशक राग होता है जयजयवंती। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या में जयजयवंती परमेल परवेशक राग की श्रेणी में आता है। देखिए, जयजयवंती राग खमाज थाट का राग है। जाति संपूर्ण है, वादी ऋषभ है, संवादी पंचम है। न्यास के स्वर षडज ऋषभ और पंचम है। गायन समय इसका है रात्रि का प्रथम पहर। संप्रकृति राग है, राग देश। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, 10 मात्रा की ताल किसके एक आवर्तन में 6 बार धिन का प्रयोग किया गया है? 6 बार धिन का प्रयोग किया गया है, 10 मात्रा की ताल है इसके आवर्तन में। तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर हो जाएगा झपताल। ठीक है जी, झपताल। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या में लिखा गया है 10 मात्रा की ताल झपताल में 6 बार धिन का प्रयोग किया गया है। झपताल 10 मात्रा की ताल है, 4 विभाग होते हैं। 1, 3, 8 मात्रा पर ताली होती है, छठी मात्रा पर खाली। इसके ठेका का बोल है धीना धिन धीना, तीना धिन धीना। तो 2 बार धिन यहाँ, 2 बार धिन यहाँ और 1 बार धिन यहाँ, तो 3, 5 बार और 1 इसको भी मानते हैं। तो आपको कितना होगा जी? नहीं, लास्ट में 1 बार क्या होगा? धीन आ जाएगा, तो आपका 6 बार हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि किस राग में बागेश्री और रागेश्री दोनों रागों का प्रयोग किया जाता है? किस राग में बागेश्री और रागेश्री दोनों रागों का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मालगुंजी, राग मालगुंजी में। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए, बागेश्री और रागेश्री दोनों रागों का मिश्रण मालगुंजी राग है। मालगुंजी राग काफी थाट का राग है। जाति इसकी साडव संपूर्ण है, वादी मध्यम संवादी षडज। इसके आरोह में पंचम वर्जित होता है। न्यास के स्वर है षडज, मध्यम और गंधार। गायन समय है रात्रि का दूसरा पहर। संप्रकृति राग है, राग बागेश्री। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि नाट्य शास्त्र में कितने श्लोकों का उल्लेख है? तो 4726 नाट्य शास्त्र में श्लोक है। देखिए, नाट्य शास्त्र में 4726 श्लोकों का उल्लेख है। देखिए, नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया है। 200 से 400 ईस्वी पूर्व में इसकी रचना हुई। 36 अध्याय है इसमें। इसके अंतिम अध्यायों 28 से लेकर 33 तक पूर्णतः संगीत से संबंधित है। इसमें 22 श्रुतियाँ, 7 शुद्ध स्वरों का वर्णन किया गया है। विकृत स्वरों के अंतर्गत भरत ने 2 विकृत स्वर माने, अंतर्गंधार और काकली निषाद। ठीक है जी, इसके अतिरिक्त भरत ने सारणा का वर्णन किया है। 2 ग्राम, 14 मूर्छनाएं, 18 प्रकार की जातियां का वर्णन किया गया है। भरत ने 4 गीतियां, रस तथा चित्रा, मत, कोकिला आदि वीणाओं का भी वर्णन किया है।
अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सारंगी वादक थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बिंदु खान। बिंदु खान सारंगी वादक थे। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं कि बुद्दू खान सारंगी वादक थे। उस्ताद उस्ताद बद्दू खान जो है 1880 से लेकर 1955 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान एक सारंगी खिलाड़ी या वादक थे। देखिए, ये पटियाला घराने से संबंधित हैं। बुंदू खान भी एक संगीत सिद्धांतवादी या संगीतकार थे। संगीत पर इनकी पुस्तक उर्दू में जौहर ए मौसीकी, जिसे हिंदी में संगीत विवेक दर्पण के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। तबला के बीट, स्ट्रेस और कैडेंसेस को दर्शाने वाली कतिपय आवर्तन धुन क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा नगमा। ठीक है जी, नगमा। आंसर क्या हो गया? नगमा। नगमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तबला के बीट, स्ट्रेस और कैडेंसेस को दर्शाने वाली कतिपय आवर्तन धुन को नगमा कहते हैं। 40 नंबर सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 40 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से किस तत्व ने संगीत की निबद्ध और अनिबद्ध विद्या के बीच विभाजन रेखा खींचा है। कौन सा संगीत जो है, किस संगीत ने निबद्ध और अनिबद्ध गीत को जो है डिवाइड करने का काम किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ताल। ताल के द्वारा आप निबद्ध या अनिबद्ध संगीत में वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब जो ताल में बधा उसको निबद्ध और जो ताल में नहीं बधा उसको अनिबद्ध कहते हैं। व्याख्या इसमें पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं कि संगीत के निबद्ध और अनिबद्ध विद्या के बीच विभाजन रेखा ताल ने खींचा है। भरत मुनि के अनुसार संगीत में काल नापने के साधन को ताल कहते हैं। बिना ताल के संगीत अधूरा है। ताल के बिना स्वरों का आनंद हृदय में उल्लास का सृजन नहीं करते हैं। ताल के 10 प्राण होते हैं। पहला काल, क्रिया, कला, मार्ग, अंग, यत, प्रस्तार, ग्रह, लय और जाति। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपका नौकरी जरूर लगने वाला है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। तो आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, मैहर बैंड के संस्थापक कौन थे। मैहर बैंड के संस्थापक कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन। ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिखा गया है, मैहर बैंड, मैहर बैंड के संस्थापक अलाउद्दीन खां हैं। देखिए, अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ 1862 में त्रिपुरा के शिवपुर राज्य में। ठीक है जी। इनके गुरु उस्ताद वजीद खां थे। देखिए, खां साहब ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी आदि गायन में माहिर थे। ठीक है जी। बाबा की ध्रुपद पर आधारित होते हुए भी उनकी विशिष्ट पद्धति थी, जिसे आज सेनिया मैहर अथवा मैहर शैली, मैहर घराना कहा जाता है। ठीक है जी। खां साहब को तानसेन संगीत की ओर से आफ्ताबे हिंद, देखिए वर्ष 1949 में भातखंडे संगीत विद्यालय की ओर से संगीताचार्य, वर्ष 1964 में शांति निकेतन की ओर से दशीकोतम राजा मैहर की ओर से संगीत नायक, वर्ष 1952 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो, वर्ष 1958 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण आदि अलंकरणों से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ संगीत शास्त्र है। संगीत शास्त्र किसका अर्थ है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, संगीत से संबंधित ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक अन्वेषण को संगीत शास्त्र कहा जाता है। ठीक है जी। व्याख्या आप इसका पढ़ सकते हैं। देखिए, अगला सवाल कथन और कारण दिया गया है। तो कथन और कारण में कथन, देखिए स्टेटमेंट दिया गया है कि आनंद की उत्पत्ति उस उत्सव से बताई गई है
जिसे उपनिषदों में रस कहा गया है। ठीक है जी। तो कारण इसका दिया गया है, कारण दिया गया है कि सभी प्राणी लोकोत्तर रस का आनंद लेते हैं जो सभी आनंद का स्रोत है। ठीक है जी। तो इसका देखिए कथन तो इसका गलत है लेकिन कारण इसका सही है। ठीक है जी। आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। देखिए 44 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि लता मंगेशकर ने किस गाने से हिंदी पार्श्व गायकी की शुरुआत की। ठीक है जी। किस गाना से हिंदी पार्श्व गायकी की शुरुआत लता मंगेशकर जी ने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा पा लागू कर जोरी रे श्याम। ठीक है जी। पा लागू सर कर जोरी रे श्याम। ठीक है जी। इसकी व्याख्या देखिए, लता मंगेशकर ने पा लागू कर जोरी रे श्याम से हिंदी पार्श्व गायकी की शुरुआत की। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बजाते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वीणा। ठीक है जी। बीड़ा बजाते थे एपीजे अब्दुल कलाम। और इनके बारे में आप देखिए व्याख्या में पढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बीड़ा वाद्य बजाया करते थे। ठीक है जी। बीड़ा प्राचीन तथा मध्यकालीन संस्कृत साहित्यों में बीड़ा शब्द का प्रयोग गत तत्व या तंतुवाद के लिए किया जाता है। संगीत में बीड़ा के दो रूप पाए जाते हैं। पहला उत्तर भारतीय बीड़ा, दूसरा दक्षिण भारतीय बीड़ा, दक्षिणात्य बीड़ा। ठीक है जी। प्रथम को रुद्र बीड़ा तथा ब्राह्मण बीड़ा भी कहा जाता है। बीड़ा बांस या आबनूस की लकड़ी से बनी होती है। इसके दंड की लंबाई 3 फीट होती है। इसमें प्रायः 2 तुम्बे लगे होते हैं। ठीक है जी। इस पर पीतल के 22 से 24 तक पर्दे लगाए जाते हैं जो सुंदरी या सारिका कहा जाता है। इसमें 4 मुख्य तार लगे रहते हैं जो मंद्र मध्यम, मंद्र षडज, मंद्र पंचम, मंद्र गंधार में मिलाए जाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इसमें है, दूरदर्शन के आरंभिक थीम म्यूजिक की रचना किसने की थी। ठीक है जी। सही उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर। दूरदर्शन के आरंभिक थीम म्यूजिक की रचना पंडित रविशंकर ने किया। आपको कमेंट करके बताना है कि पंडित रविशंकर जी का आत्मकथा का नाम क्या है। ठीक है जी। देखिए इसमें लिखा गया है, दूरदर्शन के आंतरिक थीम म्यूजिक की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके गुरु अलाउद्दीन खां थे। इनको भारत सरकार के द्वारा 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और देखिए 2001 में ब्रिटेन की ओर से नाइटहुड तथा 2002 में उन्हें तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं कि देखिए एक तरफ हैं संगीतज्ञ हैं और दूसरी तरफ हैं वाद्य यंत्र। ठीक है जी। दूसरी तरफ है वाद्य यंत्र। अयोध्या प्रसाद देखिए, अयोध्या प्रसाद किससे संबंधित है तो पखावज। अयोध्या प्रसाद पखावज बजाते हैं। अयोध्या प्रसाद पखावज बजाते हैं। देखिए शरण रानी क्या बजाती हैं तो शरण रानी आप देखिए, शरण रानी सरोद बजाती हैं। ठीक है जी। शरण रानी सरोद और अयोध्या प्रसाद पखावज। ठीक है जी। अयोध्या प्रसाद पखावज और शरण रानी सरोद। ठीक है। अब देखिए अल्लाह रखा खां तो तबला वादक थे। अल्लाह रखा खां क्या जी, तबला वादक। ठीक है जी, तबला वादक। अब देखिए कृष्ण शंकर पंडित क्या बजाते थे तो ये गायन से संबंधित है। ठीक है जी, गायन से संबंधित। तो 3 4 1 2 आपको बी में दिया है। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। अयोध्या प्रसाद देखिए व्याख्या में लिखा है, अयोध्या प्रसाद पखावज वाद्य से, शरण रानी सरोद वादन से, अल्लाह रखा खां तबला वादन से और कृष्णराव शंकर पंडित जो है गायन से संबंधित हैं। देखिए अगला सवाल पढ़िए।
कौन से वायलिन वादक हिंदुस्तानी और कर्नाटक मतलब उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत दोनों शैलियों में समान रूप से लोकप्रियता हासिल किए थे? ठीक है जी। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एन एस गोपाल कृष्णन। डॉक्टर एन एस गोपाल कृष्णन। ठीक है जी। इसमें देखिए व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा जा रहा है, व्याख्या में लिखा गया है डॉक्टर एन एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी दोनों संगीत शैलियों में समान रूप से लोकप्रिय थे। गोपाल कृष्णन का जन्म 10 जून 1931 में मद्रास प्रांत में हुआ था। ठीक है जी। ये कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दोनों का ही गहरा ज्ञान रखते थे। इनको भारत सरकार के द्वारा 2012 में पद्म भूषण से और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 3 जनवरी 2013 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पढ़िए। अगला सवाल में लिखा गया है, अगला सवाल में लिख रहा है कि फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गायक कौन थे? तो फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गायक कौन थे? तो अंकित तिवारी। ठीक है जी। क्या नाम है? अंकित तिवारी। व्याख्या इसका पढ़िए। फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के अंकित तिवारी हैं जो भारतीय गायक हैं। इसमें देखिए अगला सवाल लिखा गया है, अगला सवाल पूछ रहे हैं कि शोले फिल्म में बसंती का पीछा करने के प्रसिद्ध दृश्य में हमें किसका तबला वादन सुनाई पड़ता है? किसका तबला वादन सुनाई पड़ता है? तो पंडित समता प्रसाद। पंडित समता प्रसाद शोले फिल्म में बसंती का पीछा करने के प्रसिद्ध दृश्य में हमें समता प्रसाद जी के तबला वादन को सुनाया गया है। ठीक है जी। देखिए 3 स्वरों वाला प्राचीन तान को क्या कहा जाता है? 3 स्वरों वाले प्राचीन तान को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सामिक। ठीक है जी। सामिक। तो आप इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। इसमें देखिए अगला सवाल इसमें पढ़िए। आपका सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना है। इसमें देखिए इलेक्ट्रोफोन। इलेक्ट्रोफोन किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रोफोन देखिए आपका कीबोर्ड। इलेक्ट्रोफोन जो है कीबोर्ड से संबंधित है। उसके बाद आपको जो है एयरोफोन ट्रम्पेट से संबंधित है। एयरोफोन ट्रम्पेट से। एयरोफोन विद रीड। एयरोफोन विद रीड सी जो है आपका 4 नंबर से मतलब क्लैरिनेट। क्लैरिनेट से संबंधित है। और कार्डोफोन जो है वायलिन से संबंधित है। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा जी? 2 1 4 3 आपका बी में है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसका व्याख्या पढ़ लीजिएगा। व्याख्या अगला सवाल देखिए। 5 नोट वाले म्यूजिकल स्केल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? 5 कह रहा है 5 नोट वाले म्यूजिकल स्केल को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑडो सप्तक। ठीक है जी। ऑडो सप्तक। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। 5 नोट वाले म्यूजिकल स्केल को ऑडो सप्तक कहते हैं। इसमें 5 स्वर होते हैं। देखिए अगला सवाल पढ़िए। संगीत के प्रति अत्यधिक आसक्ति को क्या कहा जाता है? संगीत के प्रति अत्यधिक आसक्ति को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मेलोमेनिया। मेलोमेनिया। ठीक है जी। संगीत के प्रति अधिक आसक्ति को मेलोमेनिया कहा जाता है। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा है संगीत के प्रति अत्यधिक आसक्ति को मेलोमेनिया कहा जाता है। देखिए अगला सवाल पढ़िए। इसमें अगला सवाल इसमें लिख रहा है निम्नलिखित नोटेशन किस राग से संबंधित है? निम्नलिखित नोटेशन किस राग से संबंधित है? मधरेशा, निध, पम गरेशा, मप गम निधनिशा। ठीक है जी। यह जो है आपका बसंत बहार, राग बसंत और बहार से संबंधित है। व्याख्या पढ़ लीजिए। मध रेशा, निध, पम गरेशा, मप गम निध निशा। यह नोटेशन जो है बसंत बहार से संबंधित है। ठीक है जी। बसंत राग पूर्वी थाट से उत्पन्न है। जाति इसकी ऑडो संपूर्ण है। वादी षड्ज है और संवादी आपका है पंचम
और इसके आरोह में ऋषभ और पंचम को वर्जित करते हैं। न्यास का स्वर है गंधार, पंचम और षड्ज। गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर है और इसका संप्रकृति राग है राग परज। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। बहार, बहार काफी थाट का राग है। बहार जो है काफी थाट का राग है। जाति साडो साडो है और मध्यम इसका वादी है, संवादी षड्ज है। इसके आरोह में रे तथा अवरोह में धैवत को वर्जित किया जाता है। न्यास का स्वर है षड्ज, मध्यम और पंचम। गायन समय मध्य रात्रि। संप्रकृति राग इसका है मियाँ मल्हार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि सादिक अली किसके प्रसिद्ध गायक थे। सादिक अली किसके प्रसिद्ध गायक थे, तो सही उत्तर हो जाएगा ठुमरी। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है सादिक अली ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए ठुमरी, ठुमरी उप शास्त्रीय संगीत शैली है जिसमें शब्दों के भाव को राग के स्वरों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। पूरब व पंजाब अंग से गाई जाती है। ठीक है जी। ठुमरी, देखिए ठुमरी गायक गिरिजा देवी ठुमरी गायिका हैं। रसूलन बाई ठुमरी गायन से संबंधित है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं, अगला सवाल में पूछे हैं किस शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है। किस शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा छंद। देखिए इसकी व्याख्या पढ़िए। छंद, छंद देखिए इसमें लिखा गया है कि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहते हैं। ख्याल शैली, ख्याल शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसके अर्थ हैं कल्पना, कल्पना करना। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने इस शैली का प्रचार किया था। ख्याल दो प्रकार के होते हैं, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। ठीक है जी। बड़े ख्याल झुमरा, एक ताल, तिलवाड़ा आदि तालों में तथा द्रुत ख्याल तीन ताल, झप ताल, एक ताल आदि तालों में गाया जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित स्वरावली किस राग को दर्शाती है। गम, गम प म रे सा रे। ठीक है जी। तो यह है नायकी कान्हड़ा को दर्शा रहा है। नायकी कान्हड़ा का स्वरावली है। ठीक है। इसके व्याख्या में पढ़िए तो गम, गम प म रे सा रे, यह स्वर नायकी कान्हड़ा का है। ठीक है जी। नायकी कान्हड़ा का है। नायकी कान्हड़ा देखिए काफी थाट का राग है। वादी मध्यम में संवादी षड्ज है। इसकी जाति साडो साडो है। गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। इसके आरोह अवरोह में धैवत वर्जित होता है। नायकी कान्हड़ा में ऋषभ और पंचम की स्वर संगति बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देख लीजिए। अगले सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं, अगले सवाल में कि रागों का समय सिद्धांत का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। रागों का समय सिद्धांत किस पुस्तक में मिलता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीत मकरंद। संगीत मकरंद, देखिए इसमें व्याख्या पढ़िए। लिखा गया है कि रागों का समय सिद्धांत संगीत मकरंद ग्रंथ में बताया गया है। संगीत मकरंद यह ग्रंथ 8वीं शताब्दी में रची गई नारद जी के द्वारा। ठीक है। इस ग्रंथ में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति आदि के साथ साथ राग वर्गीकरण पर भी चर्चा की गई है। राग वर्गीकरण में लिंग के अनुसार, ऋतु के अनुसार, रस के अनुसार तथा प्रकृति के अनुसार राग वर्गीकरण की पद्धतियां शामिल की गई है। 19 अलंकारों, बीड़ा के 18 भेद, बाद वर्गीकरण जैसे नखज, वायुज, चर्मज, लोहज, शरीरज का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी संगीत शास्त्रीय पुस्तकें बंगाल में लिखी गई। बंगाल में लिखी गई बताइए, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका। इसका कूट देख लीजिए कौन कौन लिखी गई, तो कूट में सही उत्तर हो जाएगा आपका। कूट में सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कूट में सही उत्तर हो जाएगा आपका। बंगाल में आपका भक्ति रत्नाकर लिखा गया, उसके बाद संगीत राज लिखा गया। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं कि भक्ति रत्नाकर और गीत चंद्रोदय संगीत शास्त्रीय पुस्तकें बंगाल में लिखी गई। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब्बासुद्दीन, अब्बासुद्दीन का नाम किस संगीत वाद्य से जुड़ा है। अब्बासुद्दीन का नाम, मतलब अब्बासुद्दीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो लोकगीत, मतलब संगीत के क्षेत्र में लोकगीत से संबंधित है अब्बासुद्दीन। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि बेमेल को चुनिए, इसमें अलग कौन है, तो गायकी,
अनुष्टुप और बृहति और चाचर। तो इसमें अलग है चाचर, ठीक है जी। चाचर इसमें क्या है, बेमेल है, आपको याद रखना है। देखिए अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। अगला सवाल में देखिए, अगला सवाल में पूछा गया है कि कौन से लोकगीत धार्मिक लोकगीत नहीं है। धार्मिक लोकगीत कौन नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका धार्मिक गीत टुसु नहीं है। उसके बाद आपको गंभीरा नहीं है, जबकि मारफती और धमाइल ये धार्मिक गीत है, ठीक है। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए, व्याख्या में लिख रहे हैं धमाइल और टुसु लोकगीत धार्मिक लोकगीत नहीं है, ठीक है जी। कौन सी राग असावरी थाट से संबंधित नहीं है। असावरी थाट से संबंधित नहीं है। देखिए असावरी थाट से नायकी कानड़ा, नायकी कानड़ा असावरी थाट से नहीं है। देखिए नायकी कानड़ा असावरी थाट का राग नहीं है। नायकी कानड़ा काफी थाट से उत्पन्न होता है। देखिए कौशिक, कौशिक कानड़ा असावरी थाट का राग है। जाति संपूर्ण संपूर्ण है इसकी, संपूर्ण संपूर्ण है इसकी जाति। देखिए वादी मध्य में संवादी षडज है और गायन समय मध्यरात्रि है। अड़ाना असावरी थाट का राग है जिसकी जाति साडो साडो है, वादी षडज है, संवादी पंचम है, गायन समय रात्रि का तीसरा पहर है। दरबारी कन्नड़ा देखिए असावरी थाट का राग है, इसकी जाति संपूर्ण साडव है, वादी ऋषभ है, संवादी पंचम है, गायन समय मध्यरात्रि है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा गया है, अगला सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है जी। पृथुला क्या है, तो पृथुला एक गीत है। पृथुला क्या है जी, एक तरह का गीत है, ठीक है। पृथुला एक तरह का गीत है। देखिए उसके बाद आपको पृथुला गीत है। अपेक्षिका क्या है, पृथुला गीत है। अपेक्षिका क्या है जी, अपेक्षिका एक तरह का ध्रुवा है। फंदादार या दशावती, फंदादार क्या है जी, फंदादार क्या है, फंदादार क्या है, एक 4 3 1 2, ये 2 है, ठीक है जी। तो दशावती क्या है, श्रुति है। और पृथुला क्या एक तरह का गीति है। उसके बाद अपेक्षिक क्या है, तो ध्रुव है। और देखिए फंदादार क्या है, तो बानी है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। पुथुला गीति से संबंधित है, अपेक्षिक ध्रुव से, फंदादार जो है बानी से, दयावती श्रुति से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल इसमें पढ़िए, देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसका 4 1 2 3। देखिए तो जब छोड़ चली लखनऊ नगरी, तो यह अख्तर पिया मतलब अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह, ठीक है जी। तो जब छोड़ चली लखनऊ नगरी, तो ये ठुमरी है वाजिद अली शाह का, उनको अख्तर पिया कहा जाता था। ओ मियाँ बेजाने वाले, ओ मियाँ बेजाने वाले, तो क्या होगा जी, सोरी मियाँ, सोरी मियाँ का टप्पा है, ठीक है जी। सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, तो ये इकबाल जी का है। उसके बाद पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई का भजन है, ठीक है जी। तो 4 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पढ़िए। अगला सवाल लिख रहे हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। देखिए बिदारी क्या है, तो पद का भाग है बिदारी, ठीक है जी। और 3 बारहमासी क्या है, तो एक प्रकार का लोकगीत है, एक प्रकार का लोकगीत है। वसूली क्या है, तो एक प्रकार की बांसुरी है। और बाज क्या है, तो वादन की शैली है, ठीक है जी, वादन की शैली। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, व्याख्या पढ़ लीजिए। इसको देखिए बेमेल को चुनना है 68 नंबर। तो बेमेल कौन है, इसमें तिरिप आंदोलित कंपित, ये एक समूह का है। और कुमुदवती ये विषम है, ठीक है जी, कुमुदवती विषम है। तिरिप आंदोलित कंपित नामक, देखिए
तीरिप आंदोलित कंपित ये सभी गमक के प्रकार हैं, जबकि कुमुदवती 22 श्रुतियों में से एक है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सारंगी वादिका है? तो सही उत्तर हो जाएगा अरुण नारायण कल्ले। अरुण नारायण कल्ले, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है अरुण नारायण कल्ले, अरुण नारायण कल्ले सारंगी वादिका है। सारंगी वादक पंडित राम नारायण, इंद्रलाल, बुद्धू खां, संतोष मिश्र, साबरी खान, अरुण घोष, लक्ष्मण राव, पार्वतीकार, ये सभी क्या है? तो आपको सारंगी वादक। अगला सवाल देखिए, ऐसा नोट जो न तो शार्प होता है और न ही फ्लैट, उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा नेचुरल नोट। ठीक है जी, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। नेचुरल नोट ना तो शार्प होता है और ना ही फ्लैट। नेचुरल नोट को शुद्ध स्वर भी कहते हैं, सारे ग म प ध नि। देखिए अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, राधिका मोहन मैत्र का गुरु का नाम क्या है? राधिका मोहन मैत्र का गुरु का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आमिर खान। ठीक है जी, अगला इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। राधिका मोहन मैत्र के गुरु का नाम क्या है? आमिर खान। राधिका मोहन का जन्म हुआ 1917 से 1981 के बीच और बंगाल प्रांत में हुआ था इनका जन्म। ये सरोद वादन में निपुण थे। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1971 में दिया गया। ठीक है, मान कुतूहल ग्रंथ के अनुवादक कौन थे? मान कुतूहल ग्रंथ के अनुवादक कौन थे जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका फकीरुल्लाह। ठीक है जी, इसमें व्याख्या पढ़ लीजिए। मान कुतूहल ग्रंथ का अनुवाद फकीरुल्लाह ने किया। फकीरुल्लाह औरंगजेब के शासनकाल में मान कुतूहल का फारसी भाषा में अनुवाद राग दर्पण नाम से कर औरंगजेब को 1666 में समर्पित किया था। तो फकीरुल्लाह ने अपने समय के गायक वादकों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया था। तत्कालीन संगीत को समझने की दृष्टि से उनके पुस्तक उपयोगी हैं। ठीक है जी, 73 नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि श्रुतियों के अंतराल को क्या कहा जाता है? तो श्रुतियों के अंतराल को षडज गंधार संवाद कहते हैं। श्रुति के अंतराल को षडज गंधार संवाद कहते हैं। ठीक है जी, व्याख्या पढ़िए। 7 श्रुतियों के अंतराल को षडज गंधार संवाद कहते हैं। षडज पंचम संवाद, षडज पंचम स्वर संवाद में 9 से 13 श्रुतियों का अंतराल होता है। षडज पंचम भाव को प्रमाण श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। षडज मध्यम संवाद, इस स्वर संवाद में पंचम एक श्रुति नीचे हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। यदि रे की आवृत्ति 270 के रूप में लिया जाता है तो मा क्या होगा? तो मा का आवृत्ति क्या होगा? 320। ठीक है जी, मध्यम का आवृत्ति 320 होगा। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं ऋषभ की आवृत्ति 270 है तो मध्यम की आवृत्ति 320 होगी। संगीत के 7 स्वरों की आंदोलन संख्या इस प्रकार है: 240, 270, रे का गंधार का 300, मध्यम का 320, षडज का 360 और धैवत का 400 या 405 और निषाद का 450 और तार षडज का 480 होता है। ठीक है जी, 7 मात्राओं वाली लय को 4 मात्राओं वाली लय में समाविष्ट करने को क्या कहा जाता है? तो बियाड लयकारी कहेंगे, बियाड लयकारी। ठीक है जी, बियाड लयकारी 7 मात्रा को 4 मात्रा में बोलना। 7 मात्रा वाली लय को यदि 4 मात्रा की लय में समाविष्ट किया जाए तो उसको बियाड लय कहते हैं। बियाड लय यह लय 2.25 गुण मतलब 1.3/4 का होती है। हर मात्रा में 2.25 मात्राएं आती हैं। 4 मात्राओं में 7 मात्राएं ली जाती है। ठीक है जी, कुआड़ लयकारी सावा गुण बोलते हैं इसको। इसमें हर मात्रा में 5-5 मात्राएं ली जाती है। ठीक है जी, अर्थात कुआड़ लय में 4 मात्राओं में 5 मात्राएं आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। जय हिंद।